और मुझे जो जानकारी है और इतिहासों में जो वर्णन है उसके हिसाब से बहुत पहले से लगता था। यहाँ तक कि हर्षवर्धन के समय में भी कुंभ लगता था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के मत मानने वाले थे। और ये जो कुंभ है ये एक सिंबॉलिक है, क्योंकि देवताओं में और असुरों में अमृत को लेकर समुद्र मंथन हुआ और जो हुआ और बाद में बाबा विश्वनाथ ने विश्व का पान किया और अमृत के लिए सब लोग मारामारी होने लगी। स्वर्ग से लेकर धरती तक दर्द लोग बताते हैं कि 8 जगह स्वर्ग में 4 जगह धरती पर अमृत गिरा, और इसकी वजह से वो लोग उस अमृत पान के लिए जाते हैं, या उनकी एक आस्था है। अमृत तो खैर उसे गिरा होगा तो अमृत तो धरती में चला गया होगा, अमृत ऐसा तो है नहीं कि आज तक अमृत उसमें अंदर चल रहा है उसमें, लेकिन वो एक हिंदुओं का या सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था का केंद्र। पत्रों में भी छपा, तमाम जगह इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में भी वायरल हुआ। तो उसमें जो आगे वाला हिस्सा था वो पूरा VIP के नाम पे रिजर्व कर दिया गया न्यूज़ का थोड़ा हिस्सा, और पीछे वाला जो यमुना से सटा वाला हिस्सा वो आम जनता के लिए छोड़ दिया गया। 140 करोड़ जनसंख्या लगभग भारत की है। इतनी जनसंख्या के लिए आधा हिस्सा और आधे में कुछ VIP, और VIP के नाम पे वो लोग जो सरकार द्वारा पोषित पल्लवित हैं या मंत्री हैं या सो कॉल्ड है, मैं समझता हूँ राष्ट्रपति होना, प्रधानमंत्री होना या वो होना अपनी जगह है, उनको महत्व मिलना चाहिए। लेकिन महत्व का मतलब ये नहीं है कि जब कुंभ स्नान हो रहा है, बड़ी भारी भीड़ जा रही है, उसी भीड़ में VIP भी आ जाए। कुंभ प्रयागराज में चल रहा था, बड़े उत्साह के साथ लोग डुबकी लगाए। अब कुंभ मेला समाप्त हो चुका है, समापन का घोषणा भी योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कुंभ मेले को लेकर जो सत्ता में बैठे लोग हैं बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर हम बात करने के लिए आ गए हैं प्रोफेसर अनिल उपाध्याय जी से बात करने के लिए। ये बताइए कि जिस तरीके से प्रयागराज में कुंभ चले, पूरे 45 दिन का ये कार्यक्रम था, बहुत उल्लास के साथ सरकार उसमें भागीदारी दिखाई, बहुत सारे लोग डुबकी लगाए। अब समापन हो गया है। अब बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं बहुत सारी बातें बता रहे हैं, इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, ये जो कुंभ है ये कोई बहुत समय से हो रहा है भारत में, कोई ऐसी बात नहीं कि पहली बार शुरू हुआ है। और हमारे भारत में आस्था का केंद्र रहा है प्रयाग का संगम। और मुझे जो जानकारी है और इतिहासों में जो वर्णन है उसके हिसाब से बहुत पहले से लगता था। यहाँ तक कि हर्षवर्धन के समय में भी कुंभ लगता था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के मत मानने वाले थे। और ये जो कुंभ है ये एक सिंबॉलिक है, क्योंकि देवताओं में और असुरों में अमृत को लेकर समुद्र मंथन हुआ और जो हुआ और बाद में बाबा विश्वनाथ ने विश्व का पान किया और अमृत के लिए सब लोग मारामारी होने लगी। स्वर्ग से लेकर धरती तक दर्द लोग बताते हैं कि 8 जगह स्वर्ग में 4 जगह धरती पर अमृत गिरा, और इसकी वजह से वो लोग उस अमृत पान के लिए जाते हैं, या उनकी एक आस्था है। अमृत तो खैर उसे गिरा होगा तो अमृत तो धरती में चला गया होगा, अमृत ऐसा तो है नहीं कि आज तक अमृत उसमें अंदर चल रहा है उसमें, लेकिन वो एक हिंदुओं का या सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था का केंद्र है प्रयाग। और वहाँ हर 12 वर्ष पे कुंभ लगता है और 6 वर्ष पे अर्धकुंभ भी लगाया जाता है। उस कुंभ को ही सरकार ने महाकुंभ नाम दे दिया है, पहले अर्धकुंभ और कुंभ कहा जाता था। खैर वो नाम चाहे जो दे दें, तो कुंभ तो आस्था केंद्र है। मैं अभी पिछले दिनों हैदराबाद एक काम से जा रहा था, एकेडमिक वर्क से, तो मैंने देखा भावलपुर एयरपोर्ट पे, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो है, उस पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पे लिखा था कि समानता का महापर्व कुंभ। ठीक है, समानता का तो पर्व है ही है, और उसमें हर वर्ग के लोग, गरीब, पिछड़े, अगड़े पिछड़े सारे लोग पूरे देश से आते हैं। सब लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपना धार्मिक जगहों का भ्रमण करते हैं। उसके बाद वहाँ से एक नई ऊर्जा लेके अपने अपने क्षेत्र जाते हैं। तो आस्था का पर्व है, लेकिन आस्था के नाम पर वर्तमान सरकार ने जिस तरह से कुंभ का राजनीतिकरण किया, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। कुंभ एक महात्मा, तथाकथित महात्मा उसमें आ गए, तो महात्मा हैं कि नहीं है मालूम नहीं, मैं नाम भी नहीं जानता उनका, लेकिन वायरल हुआ था उसको सोशल मीडिया पे, कुछ अखबारों में भी आया था। उन्होंने कहा जो कुंभ स्नान नहीं करेगा वो हिंदू नहीं है, जो कुंभ स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही है। मैंने कहता हूँ आप हैं कौन? आपको किसने अधिकार दिया देशद्रोही बनाने का? इस देश के अगर इतने लोग आए, करोड़ों लोग जो आए, उसके बाद तो इतने हादसे हो गए, इतने लोग दब के मर गए, कुचल के मर गए, उनकी लाशें नहीं मिली, लोग रोते बिलखते अपने घर गए। ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन जिस तरह से घटनाओं को छुपाने का प्रयास सरकार ने किया वो मैं समझता हूँ निंदनीय है। घटना हो गई तो उसको स्वीकार करना चाहिए, भाई घटना हो गई, किसी से हो सकती, इतने जहाँ करोड़ों लोग इकट्ठा होंगे, छोटी मोटी घटना कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अगर एक आदमी भी मरा या 1000 आदमी मरा, 2000 आदमी मरा, 500 मरा, जो भी आदमी के उसमें हुआ, अब उसमें ये कहना कि उन लोगों को स्वर्ग मिल गया और उन लोगों का जो है मोक्ष प्राप्ति हो गई, ये सब उपहार उड़ाना एक तरीके से है। मोक्ष तो सभी का जीवन का लक्ष्य होता है, सभी लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मोक्ष क्या कुचल के मरने से मोक्ष मिलेगा? मोक्ष तो लोग आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तपस्या करते हैं, ऋषि मुनि लोग हमारे, तब मोक्ष प्राप्त करते हैं। लेकिन कुंभ के नाम पर मुझे जो लगा वो इसको जो जैसे संगम नोज था उसको 2 हिस्से में बांटा गया, समाचार पत्रों में भी छपा, तमाम जगह इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में भी वायरल हुआ। उसमें जो आगे वाला हिस्सा था वो पूरा वीआईपी के नाम पे रिजर्व कर दिया गया नोज का, थोड़ा हिस्सा, और पीछे वाला जो यमुना से सटा वाला हिस्सा वो आम जनता के लिए छोड़ दिया गया। 140 करोड़ जनसंख्या लगभग भारत की है, इतनी जनसंख्या के लिए आधा हिस्सा और आधे में कुछ वीआईपी, और वीआईपी के नाम पे वो लोग जो सरकार द्वारा पोषित पल्लवित हैं या मंत्री हैं या सो कॉल्ड है, मैं समझता हूँ राष्ट्रपति होना, प्रधानमंत्री होना या वो होना अपनी जगह है, उनको महत्व मिलना चाहिए। लेकिन महत्व का मतलब ये नहीं है कि जब कुंभ स्नान हो रहा है, बड़ी भारी भीड़ जा रही है, उसी भीड़ में वीआईपी भी आ जाएँ। ये जो वीआईपी कल्चर के नाम पर एक तरीके से सौतेला व्यवहार जनता से किया गया या विषमता मूलक काम किया गया और विषमता फैलाई गई, असमानता का व्यवहार किया गया, ये मैं समझता हूँ कहीं से उचित नहीं था। मुझे ध्यान है कि पिछले दिनों किसी समाचार पत्र में भी आया था और सोशल मीडिया पे भी लोगों ने वायरल हुआ था कि नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो कोई राय साहब थे जो वहाँ पर एसएसपी थे, शायद विभूति नारायण राय थे, तो वो विभूति नारायण राय के ऊपर दबाव पड़ा कि वीआईपी के लिए, मंत्रियों के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से बात किया और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम वीआईपी लोगों की व्यवस्था करेंगे तो आम जनता की सुरक्षा और प्रबंधन में बाधा आएगी, हम नहीं ठीक से कर पाएंगे। उस समय के मुख्यमंत्री ने तत्काल कहा कि नहीं, जो भी मंत्री को जाना है उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा, अलग से आप जाके अपना दर्शन करिए, स्नान करिए, जो भी डुबकी लगाइए। वो एक तरीके की व्यवस्था थी, उस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर वीआईपी जाना है तो उस खास जिस दिन ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो उसमें आप जाके स्नान कर लीजिए, और आपके लिए पास तो हेलीकॉप्टर भी है, आप दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं, संगम के दूसरे छोर से भी जा सकते हैं। लेकिन रेड कारपेट बिछाकर मुख्यमंत्री योगी, जो अपने को योगी बोलते हैं आदित्यनाथ, वो भी उसी रेड कारपेट पे कार जा रही है, वीआईपी कार जा रही है, सब लोग वीआईपी जा रहे हैं, आम जनता धक्का खा रही है, उसको जगह नहीं मिल रहा है। तो ये आप समता मूलक समाज की रचना कर रहे हैं कि विषमता का कर रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? आज प्रधानमंत्री जी का लेख छपा है उसमें हिंदुस्तान में, पता नहीं उन्होंने स्वयं लिखा है या किसी ने उनकी तरफ से लिख दिया है, जो भी हो, क्योंकि वो तो इंटायर पोलिटिकल साइंस के विद्वान हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है, वो इंटायर पोलिटिकल साइंस की डिग्री कहीं मिलती भी नहीं, उन्हीं को मिली स्पेशली केवल भारत में। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो है एकता का संदेश जाता है। ठीक है, एकता का संदेश जाता है, हमारे सनातन संस्कृति का, हमारे हिंदुत्व की एकता का संदेश जरूर हमें कुंभ से मिलता है, लेकिन एकता के साथ साथ विषमता का भी संदेश तो जा रहा है। जिस तरह से वीआईपी कल्चर वहाँ हावी किया गया, वीआईपी कल्चर के नाम पे लोगों को विशेष सुविधाएं दी गई और आम जनता के साथ तमाम तरह की दिक्कतें आईं, और ख़ासतौर से इलाहाबाद और बनारस के लोगों को जितनी दिक्कत इस बार हुई, मुझे याद है पिछले कुंभ में भी, उसके पहले का भी कुंभ मुझे याद है, उन कुंभ में लोग भीड़ आती थी और बनारस के लोग या प्रयाग के लोग उनको महत्व भी देते थे, उनको हर तरह से सुविधा प्रदान करते थे। लेकिन जितना इस बार काशी के लोग एकदम हाउस अरेस्ट की तरह हो गए, खासतौर से गदौलिया और पक्के बहाल से लेकर 80 भदैनी और जो शहर के घनी बस्ती के एरिया के लोग, तो सब्जी खरीदना लोगों के मुश्किल हो गया। उनके लिए सरकार ने कोई सुविधा की व्यवस्था नहीं किया। उनके अगर बच्चों के लिए दूध नहीं मिल पाता, कोई बीमार पड़ जाता था, हॉस्पिटल नहीं जाता था। इलाहाबाद में उस समय समाचार पत्रों में छपा था, किसी के घर में किसी की गमी हो गई, किसी के ध्यान तो क्या, वो लड़का जहाज़ में टिकट नहीं मिल रहा था। आपदा अवसर है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हवाई जहाज़ की टिकटों का दाम 40-50 हज़ार हो गया। जितने में आप इंग्लैंड जाकर वापस आ सकते हैं, उतना टिकट केवल दिल्ली से बनारस या कलकत्ता से बनारस या हैदराबाद से बनारस इन जगहों को लगा। मुझे तो एकेडमिक काम से 3-4 जगह जाना पड़ा, उसमें जहाज़ का टिकट 30,000, 35,000, 40,000 तक लगा। ठीक है, मुझे अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ा, लेकिन जो आम जनता जो धर्म के नाम पे आना चाहती थी डुबकी लगाने के लिए आस्था कुंभ में, या और जो लोग अपने बीमारी में या शादी विवाह में या जरूरी काम में आते थे, उनको कितनी दिक्कतें हुई, ये मैं समझता हूँ योगी जी, मोदी जी शायद समझी, क्योंकि परिवार से तो योगी जी को भी मतलब नहीं है और परिवार से मोदी जी को मतलब नहीं, उनका अलग परिवार, उनका संघ परिवार है, उनको इस परिवार। बात बताइए कि अब चुनाव की सरगर्मी बिहार में तेज हो गई है, ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कुंभ, जो महाकुंभ था, वो संपन्न हुआ है, इसका लाभ बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, ठीक है, वो राजनीतिक लाभ के लिए ये सब किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो प्रश्न किया सही प्रश्न है आपका, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी जो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, वो बराबर 24 घंटे प्रचारक के मूड में रहते हैं।
और 24 घंटा वो प्रचार करते हैं, काम कम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, पता नहीं कौन सा काम 18 घंटे करते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है वो केवल और केवल प्रचार करते हैं। तो वो केवल प्रचार के लिए ही काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक जनता का सवाल है, देखिए जनता भी भारत की इतना भी सीधी नहीं है। सीधी जरूर है भारत की जनता, लेकिन इतना मूर्ख या इतनी सीधी नहीं है। समय आने पर सही दंड भी देती है यही जनता। अयोध्या में आपने देखिए राम जन्मभूमि के नाम पे इन्होंने जल्दी जल्दी बिना मुहूर्त के सब कराया, और अयोध्या का ही चुनाव पार्लियामेंट का हार गई, भाजपा हार गई। और बड़ा मजाक उड़ा भाजपा का कि जहाँ सबसे ज़्यादा अपने काम में दिखाया हुआ। तो ये क्या होगा 6 महीने में, गंगा जी का कितना पानी बह जाएगा और कुंभ को किस रूप में याद करेंगे, जनता अपना रिजल्ट देगी। ये ठीक है कि बिहार जो है वो वहाँ पर पिछले 30-35 वर्षों में जो हर तीसरा आदमी आज पिछड़ा था या गरीब था। बिहार से ज़रूर IAS PCS निकलते हैं, बिहार के लोग बाहर जाकर लेबर का भी काम करते हैं ज़्यादा, अन्य प्रांतों को भी करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी जाते हैं, लेकिन बिहार के लोग बहुत ज़्यादा। लेकिन बिहार में आज भी इनकी सरकार भी इतने दिनों से है, नीतीश भी मुख्यमंत्री लगातार है इतने दिन से, आज भी जो आंकड़े बताए जाते हैं अनऑफिशियल, उन आंकड़ों में कहा जाता है कि हर दूसरा आदमी अब गरीब है। तो बिहार की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी जो बिहार के लोग गए कुंभ स्नान करने के लिए, वो बड़ी दुर्व्यवस्था का शिकार हुए। शादी विवाह में हमें एक बार गोपीगंज जाना पड़ा, 1-2 जगह और जाना पड़ा, घर से निकलना पड़ा। तो जहाँ 1 घंटे का रास्ता 3-3, 4-4 घंटे में लोग पहुँच रहे थे, 10-10 घंटे तक रास्ते में जाम फंसे थे। और ट्रैक्टर टालियों में लद लद के लोग, कुंभ आस्था का पर्व है चूँकि जाते हैं। और ये प्रचार भी सरकार ने खूब ढिढोरा पीटा कि 144 साल का अद्भुत संयोग है। अरे कौन सा 144 साल, हमेशा ही कुंभ में कोई न कोई विशेष संयोग होता है। तो ये कुंभ के नाम पर, विशेष संयोग के नाम पर ढिढोरा पीटा गया, प्रचार किया गया, ऐसा लगा कुंभ में सारी व्यवस्था है। लेकिन दुर्व्यवस्था का शिकार बहुत लोग हुए, बहुत लोग कठिनाई हुई। उसके बाद भी चूँकि आस्था का कुंभ है, इसलिए लोगों ने बड़ी नाम में स्नान किया। जनता भूल जाती है, जनता की याददाश्त बहुत मजबूत नहीं होती है, जनता चीज़ों को जल्दी भूल भी जाती है। लेकिन उसका असर पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक लाभ मिलेगा, क्योंकि 6 महीने में कितना माहौल बदल जाएगा। और अगले 6 महीने में चुनाव 6 महीने के बाद ही होगा वहाँ। लेकिन ये राजनीतिक लाभ के लिए सारा इतना विज्ञापन अखबारों में देते हैं हर तरह का, कुंभ के नाम पर इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना अगर इसका थोड़ा सा भी अंश लोगों के विकास के लिए, एरिया का डेवलपमेंट के लिए, गरीबी दूर करने के लिए अगर करते तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सार्थक होता। कुंभ तो आस्था का पर्व ही है, वहाँ पर आप सबको जाने दीजिए, स्नान करने दीजिए, वैसे ही ये लोग अपने क्रम जाते हैं। लेकिन उनके VIP के नाम पर, VIP कल्चर के नाम पर जो विसंगतियाँ पैदा की गई, जो कुप्रबंधन किया गया, सुप्रबंधन नहीं बल्कि कुप्रबंधन हो गया। क्योंकि एक तरफ से आप जनता को ढकेल रहे हैं, एक तरफ से आधे में पूरे VIP और आधे में पूरा देश, आधे में मतलब कुछ हज़ार लोग और आधे में पूरा देश। और साधु संतों को भी दिक्कत आई। अभी मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि चैनल पे आ रहा था, अभी केसरानंद जी जो शंकराचार्य हैं इस बद्रीनाथ पीठ के, वो दे रहे थे कि देखिए असली कुंभ तो अमावस्या ख़त्म हो गया, अमावस्या तक ही उसका महत्व बताते हैं। लेकिन अमावस्या के बाद भी अब योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं कुंभ का समापन की घोषणा करने वाले? आप कोई धर्माचार्य हिंदुओं के नहीं है सबसे बड़े, और आपने इनको एक 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन और उसको खींचे रहे। नहीं, साधु संत उस वक्त चले आए अमावस्या स्नान के बाद, धीरे धीरे जितने महंत थे और जितने नागा लोग थे, करीब सारे लोग निकल आए बाहर। और जनता को लगा कि एक तरीके से देखा जाए उनके हिसाब से जो उन्होंने कहा कि उसके साथ कुंभ का असली कुंभ तो अमावस्या के बाद ख़त्म हो गया, लेकिन इसको बढ़ा के लंबा खींचे रहे ताकि ये अपना राजनीतिक लाभ लेते रहें, अपना पर धन का सदुपयोग दुरुपयोग सब करते रहें और अपनी राजनीति करते रहें। ये मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है और जनता की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देश की जनता सनातनी है, वो हिंदू धर्म संस्कृति को मानती है, हम लोग भी मानते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कुंभ स्नान करेंगे तभी हिंदू होंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि रोज विश्वनाथ जी हम दर्शन करने जाएं तभी हम हिंदू कहे जाएंगे। हिंदू वैसे भी है, हिंदू मन वचन कर्म से हिंदू होता है, अपने रहन सहन अपने संस्कार से संस्कृति से हिंदू होता आदमी। आप त्रिपुंडा लगाइए, सब कुछ करिए, गेरुआ पहनिए और व्यभिचार करिए, गलत सही काम करिए। आप बनिया रोज़ पूजा करता है, बहुत से बनिया ऐसे हैं जो घंटी दिखाते हैं उसके बाद सबसे पहले जेब काटते हैं। तो मैं बनिया जाति से या बनिया वर्ग के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, व्यापारियों के लिए कर रहा हूँ जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं। तो ये झूठ सपाट बोलना और ये करना, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। ईमानदारी का ट्रांसपेरेंट रखिए जीवन को। सरकारों को भी चाहिए कि ईमानदारी से सरकार चलावे, बेईमानी भ्रष्टाचार को रोके। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि सामाजिक और राजनीतिक सत्र का अवमूल्यन इस देश में दिखाई दे रहा है। राजनीतिक अवमूल्यन तो बहुत ज़्यादा इस देश में हो चुका है। क्योंकि नैतिकता की बात केवल कहते हैं लोग, लोकतंत्र की बात केवल कही जाती है। लोकतंत्र का न तो पालन किया जा रहा है, न संविधान की बात की जा रही है,
न समानता की बात हो रही है। ये केवल सिद्धांत और बैनर पे लिखे, पोस्टर पे हम जरूर लिख देते हैं कि सामाजिक समानता का पर्व, कहीं असमानता नहीं होगी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा, लेकिन ऐसा व्यवहार करते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर अनिल उपाध्याय जी को, जिस तरीके से सरकार पे एक बहुत बड़ा प्रश्न इन्होंने खड़ा कर दिया है कि जो चीज़ें दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। जो कुंभ मेला लगा था उसमें भी दो लाइन खड़ी कर दी गई, एक वीआईपी कल्चर, एक में पूरे देश की जनता। आने वाले समय में कुंभ में अगला में किस तरीके से सरकार व्यवस्था करेगी वो तो समय बताएगा, लेकिन जो राजनीतिक सियासत है बिहार को लेकर वो भी तेज हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुंभ को लेकर उसका कितना लाभ मिलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ में रहे कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।